एक बार बताइएगा, पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो उस पक्ष में तर्क क्या थे? तो विज्ञान में तर्क दिए गए थे। तर्कों की जो क्रमबद्ध शैली थी वो ये थी कि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन के साथ आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स, यानी जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सार्वभौमिक सत्यता की जांच का प्रतिपादन होना चाहिए, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल सत्य है उसका टेस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए। भावी अनुमान यानी फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन है, फ्यूचर में कैसे इसको आगे बढ़ाना है, उसकी परिभाषाओं को होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें क्राइटेरिया ऑफ करेंसी यानी मुद्रा का मापदंड जो है वो विधिवत जो है वो होना चाहिए। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र के विज्ञान। तो सब जो कुछ हमने पढ़ा था वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही पढ़ा था। अतः ये कहा जा सकता है अतः ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी अपने आप को विज्ञान कहलाने का दावेदार है। क्यों दावेदार है? क्योंकि ये सारे तथ्य उसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र को लागू करते समय इकोनॉमिक किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की या किसी संस्था की या किसी देश की इकोनॉमिक को भांपते समय हम उसकी क्या क्या इकट्ठा करते हैं। हमने आपको कॉमर्स के स्टूडेंट की भांति हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि सबसे पहले जब हम जाते हैं तो यहाँ पे शब्द लिखा है अलग, बट चीजें वही हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आई एम रणछोड़ दास छाछड़ और शिमला आया चतुर। अगर ये धारा आप लोगों को ये लाइन याद हो गई तो बड़े आराम से आप इकोनॉमिक्स की लाइन को समझते चले जाएंगे। तो आई एम रणछोड़ दास छाछड़, शिमला आया चतुर। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन करना। एम, आई एम, एम आया तो एम मतलब उसको मेजर करना। मेजर करने के बाद आर आता है, आई एम रणछोड़ दास, तो आर आया। तो आर मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना यानी बुक बनाना, बुक को मेंटेन करना। उसके बाद आया आई एम रणछोड़ दास छाछड़, तो सी आया यानी उसको क्लासिफाई कर देना या कैटेगराइज कर देना। उसके बाद आता है कि शिमला आया चतुर, तो एस क्या है? एस शिमला यानी समराई कर देना। आया चतुर तो ए क्या है? एनालाइज करना। यानी हम कहीं पे किसी संस्था का हम इकोनॉमिक स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का बिजनेस है, इस बिजनेस का मोड क्या है। फिर उसके बाद हम मेजर करेंगे कि इसमें मेजर मेजर चीजें क्या है। हाँ, तो हमें पता चल गया इसमें खरीद और बिक्री का काम होता है। ये वस्तु खरीदी जाती है, फिर ये वस्तु बेची जाती है, या ये रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और फिर इससे एक नए वस्तु का निर्माण करके इसको जो है बाजार में बेचा जाता है। तो हम क्या करते हैं? उन चीजों को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उनको बुक में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, बुक लिखते हैं। अकाउंट की भाषा में हम बुक लिखते हैं, यानी बुक को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो सभी को उनकी उनकी कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे कैटेगरी कैसे बनती है? तो कैटेगरी ऐसे बनती है कि खर्चे का एक कैटेगरी बनता है कि एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर एक बनता है नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर बनता है अच्छा ये इनडायरेक्ट इनकम है, अच्छा ये डायरेक्ट इनकम है, अच्छा ये पार्ट सेल का है, तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट परचेज का है। तो हम उसको कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? समरी बनाते हैं उनकी कि सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, इनडायरेक्ट इनकम कितनी हुई, डायरेक्ट इनकम कितनी हुई, बैंक का लोन का ब्याज कितना लगा। नितेश जी कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो क्या करते हैं कि चीजों को जो है वो समराई करते हैं। हम अपनी जो हमारी रफ्तार होती है, जो लय होती है ना, अंदाज जो होता है, उस अंदाज से हम भटक जाते हैं। अगर बीच में आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, हाँ कीजिए क्वेश्चन, वाजिब क्वेश्चन कीजिए, प्रॉपर लाइन में रह करके क्वेश्चन कीजिए कि आपने रेस हैंड किया तुरंत अपने क्वेश्चन को बोलिए। आप जैसे रेस हैंड करोगे मैं समझ जाऊंगा। अब रेस हैंड कर दिया उसके बाद
तो हमारे भी दिमाग जो है वो अपसेट होने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइन को जो है वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या चीजें पढ़ा रहे थे। तो कृपया केवल ध्यान से सुनने मात्र से कुछ नहीं है। विद्या क्या है? एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार का पाठ है। ये मात्र सुनने से ही बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिल जाता है। लिखते हैं तो और ज्यादा मिल जाता है, और लिख करके पढ़ते हैं तो और ज्यादा मिल सकता है, और दोबारा रिवीजन करते हैं तो उससे भी ज्यादा मिलता है, और 3 बार रिवीजन करते हैं तो आपकी मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए जो है वो फिट हो जाता है। तो समराई कर देना, फिर समराई करने के बाद उसकी जैसे जैसे कैटेगरी बनी हुई है, ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र के विज्ञान को भी अर्थशास्त्र ने या किसी लेखक ने उसको ऐसे समझाया कि विषय जो है अर्थशास्त्र के, उनके जो है उनको क्रमबद्ध तरीके से उनको जो है वो लगाना, सब्जेक्ट वाइज लगाना, सिस्टमैटिक स्टडी करना। आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का तात्पर्य है कि जो प्रेजेंटेशन करनी है, वो जो उसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जो सिद्धांत इकोनॉमिक के बनाए गए हैं, उसके अनुसार करना। सार्वभौमिक सत्यता की जांच करना, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्यता, जो पूरी यूनिवर्स की एक सत्य ही सत्य हो, ऐसे सत्य के अनुसार उस टेस्ट करना, उसको उसमें कोई छल और बेईमानी नहीं करना, टेस्ट करना, फॉर्मुलेशन करना। भावी अनुमान, और इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर इस तरीके से आप किसी का इकोनॉमिकल स्थिति को जांचते हैं तो आप उस पर भावी अनुमान लगा सकते हैं, यानी आने वाला अनुमान, यानी फ्यूचर का प्रोजेक्शन जो है वो आप बता सकते हैं कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में जा रहा है, आपकी कंपनी किस कैटेगरी में जा रही है, आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है और क्या ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मुद्रा का मापदंड कहता है कि धन ही सबसे प्रमुख है, और धन के ही माध्यम से सारी चीजें बनती बिगड़ती हैं। तो उचित और शुद्ध मापन के अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। विज्ञान तभी माना जा सकता है जब ये सारी क्रियाएं उसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण हो। अतः कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी अपने आप को विज्ञान कहलाने का दावेदार है, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कम निश्चित, परंतु इसे विज्ञान की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक जो विज्ञानों की तुलना में कम है, ये मान सकते हैं कि जो हमारा विज्ञान है, एक्चुअल जो हमारा विज्ञान है, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसकी तुलना में ये इकोनॉमिक्स कम है। लेकिन हाँ, हम इसको विज्ञान की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसको हम विज्ञान मानते हैं। तो इसी पे जब हम आगे बढ़े थे तो हमारा एक ब्लैक कलर की या जो भी है एक लाइन खड़ी हो गई थी, जिसने यह कहा था कि विज्ञान अर्थशास्त्र नहीं है, इसके विपक्ष में कुछ तर्क भी जो है वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब आप कोई बात अच्छी करते हैं, आप मेरे विषय में जाकर के किसी को वीडियो दिखाएंगे, कहेंगे सर मेरे ऐसा पढ़ाते हैं, तो वह भी जो है कुछ ना कुछ उसमें तर्क जो है वो प्रस्तुत कर देगा। उसी तरीके से कुछ प्रस्तुत तर्क आपके सामने निम्नलिखित जो है वो दिए जा रहे हैं। आज से हमको यही पढ़ना है। तो कहता क्या है? कहता कि अर्थशास्त्रियों के विचारों में मतभेद का पाया जाना। जो अर्थशास्त्री हैं, जो उनके विचार हैं, उनके विचार जो हैं वो थोड़ा सा भिन्न है, उनमें थोड़ा सा मतभेद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग इकोनॉमिक्स। कैसे? तो अब ये आप कह सकते हैं कि हर एक प्रकार का जो विज्ञान है, हर एक प्रकार का विज्ञान है, वो विचारों की एक रूपता का होना जरूरी है, एक रूप का होना जो है वो जरूरी है। परंतु अर्थशास्त्र में निश्चितता का हमेशा ही अभाव रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। क्योंकि इकोनॉमिक शब्द जहां जुड़ जाता है वहां पे विकास की बातें होने लगती हैं, कि अगर आदमी की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी चल रही है, कंपनी की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी चल रही है, देश की इकोनॉमिक स्थिति चल रही है, यानी वह विकास की तरफ जो है वो अग्रसर है, डेवलपमेंट की तरफ वो जो है वो अग्रसर है। क्योंकि अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। क्यों? क्योंकि विकास इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही विकास का एक रूप होता है। अगर किसी की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है तो यानी वो विकास कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है, और इसके स्वरूप में परिवर्तन
होते रहते हैं, इसके रंग हमेशा बदलते रहते हैं, कभी किसी रंग में तो कभी किसी रंग में। तो अर्थशास्त्र अपने रंग को जो है, रूप को जो है वो परिवर्तित करता रहता है। कैसे कि आर्थिक विचारों में पाए जाने वाले मतभेद सही अर्थों में अर्थ विज्ञान की प्रगतिशीलता के घोतक होते हैं या घातक होते हैं या घोटक होते हैं, और उसे भी आधुनिक अधिक अधिक आधुनिक विज्ञान बना देते हैं। तो आर्थिक विचारों में पाए जाने वाले जो मतभेद हैं, सही अर्थों में विज्ञान के प्रगतिशीलता के वो जो है क्या हैं, दुश्मन हैं, घोटक हैं या घोतक हैं, और जो उसे भी अधिक आधुनिक विज्ञान बिना जो है वो बना देते हैं। तो कहता है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर क्या मतभेद हो सकते हैं? तो मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। क्या ये सही बात है? अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का विश्लेषण करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के अनुसार बदलती रहती हैं। मानव व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार भी बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन का तात्पर्य ये निकलता है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जब आपके पास 1,000 रुपए होते हैं, जब आपके पास 1,000 रुपए होते हैं, तो 1,000 रुपए में आप अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20,000 रुपया हो जाए तो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और आप उस तरीके से करने लगते हैं। और 2 लाख रुपया हो जाए तो और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, 20 लाख हो जाए तो और अच्छा बढ़ जाता है, और 2 करोड़ हो जाए तो और अच्छा हो जाता है, और 200 करोड़ हो जाए तो फिर तो आप कंपनी के मालिक, आपका पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाएगा। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक स्टडी ये बताती है कि मनुष्य ने अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी संस्था के लिए उसने कब कब अपना मन चेंज किया है, अपने विचारों को चेंज किया है। तो मानवीय व्यवहार का जो है वो अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है। इसलिए ये वैज्ञानिक नियम की भांति पूर्ण रूप से सत्य व निश्चित नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो लोग अपवाद करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है कि इंसान की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को वह पहचानता है, तो इसलिए ये वैज्ञानिक नियम की भांति पूर्ण रूप से सत्य व निश्चित नहीं होते हैं। अपवाद कहता है कि आप यही नहीं कह सकते हैं कि ये विज्ञान ही विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान तो निश्चित है। अगर एक बार बल्ब की खोज हो गई तो बल्ब जलता रहेगा, इंजन की खोज हो गई तो इंजन चलता रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई स्टडी की गई ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो वो हमेशा नहीं है कि एक बार उसने नुकसान कर दिया तो हमेशा नुकसान ही करता रह गया। वो अपनी स्थिति को जो है वो बदल सकता है। इसलिए कहते हैं कि इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? लेखक कहते हैं। तो भविष्यवाणी करने की शक्ति का अभाव, द लैक ऑफ द पावर टू प्रेडिक्ट, क्या ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्थिति के द्वारा किसी व्यक्ति की जांच करने के बाद, क्या कंपनी की जांच करने के बाद, क्या भविष्यवाणी करने की शक्ति का अभाव रह जाता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि भविष्यवाणी करने की शक्ति जो है वो आ जाती है, कि एक बिजनेस की इकोनॉमिक स्थिति को भांकने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी की भविष्य क्या होगा, इसका क्या गर्त में जाएगा या फायदे में जाएगा। लेकिन यस सर। अपवाद कहता है कि भविष्य करने की शक्ति का अभाव हो जाता है। किन परिस्थितियों में? किसी भी शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें भविष्यवाणी करने की शक्ति का गुण होना चाहिए। किसी अर्थशास्त्री ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि किसी भी शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए यह निश्चित होना चाहिए, यह आवश्यक होना चाहिए कि उसमें भविष्यवाणी करने की शक्ति का गुण होना चाहिए। जबकि अर्थशास्त्र इस गुण से रहित है, जबकि अर्थशास्त्र के अंदर ये गुण नहीं है। आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञान की भांति दृढ़ निश्चित नहीं होते, इसलिए अर्थशास्त्र के विज्ञान होने का दावा गलत सिद्ध होता है। ऐसा कौन कहता है? अर्थशास्त्री कहते हैं।
जो लोग नोट बना रहे हैं वो नोट बनाएं, जो लोग नोट नहीं बना रहे हैं वो वीडियो को यूट्यूब पे डाला जाएगा, वहां से जाकर के देखेंगे। तो शायद मैं अगर कुछ स्पीड में शब्द बोल रहा हूं तो वहां वो आवाज धीमे करके पॉज करके भी चीजों को अपना शब्दों को लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक नियमों के निर्माण के लिए सही आंकड़े आवश्यक होते हैं। तो आंकड़ों की निश्चितता क्या है? तो वैज्ञानिक नियमों के निर्माण के लिए सही आंकड़े आवश्यक होते हैं, परंतु जिन आंकड़ों पर अर्थशास्त्र के निष्कर्ष आधारित हैं वे आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थशास्त्र के जो नियम एक समय विशेष के संबंध में बनाए जाते हैं परंतु दूसरी परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाते, इस प्रकार आंकड़ों की अनिश्चितता हो जाती है। आंकड़ों की अनिश्चितता का तात्पर्य क्या हो गया? आंकड़े क्या हैं? क्या 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया ये आंकड़े नहीं है? क्या 5,656 रुपया आंकड़ा नहीं है? क्या 5,582 रुपीज आंकड़ा नहीं है? तो आंकड़ों में निश्चितता या अनिश्चितता क्या होती है? अनिश्चितता। तो आंकड़ों में सर्टेनिटी इन डाटा। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा मतलब डाटा। डाटा क्या है? क्या लॉस है, क्या हानि है, क्या प्रॉफिट है, क्या गेन है, क्या इनडायरेक्ट है, क्या डायरेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट इनकम, क्या डायरेक्ट इनकम, क्या कैपिटल है, क्या लाइबिलिटी है, क्या असेट है, क्या डेप्रिसिएशन है, क्या करंट की लाइबिलिटी है, इंटेंजिबल लाइबिलिटी क्या है, इंटेंजिबल असेट क्या है, या फिर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है। तो ये सारी चीजों में आंकड़ों की अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी इन डाटा होती है कि वैज्ञानिक नियमों के निर्माण के लिए सही आंकड़े आवश्यक होते हैं। जो अर्थशास्त्री है, जो मतभेद विचार करता है, वो ये कहता है कि देखिए वैज्ञानिक नियमों के निर्माण के लिए सही आंकड़े आवश्यक होते हैं, परंतु जिन आंकड़ों पर अर्थशास्त्र अपना फैसला देता है, अपना निष्कर्ष निकालता है, वो आंकड़े तो परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब आंकड़े ही परिवर्तित होते रहते हैं तो इसे विज्ञान कैसे कहा जाएगा? क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि आंकड़े जो है निश्चित होने चाहिए, और यहां तो आंकड़े जो है वो अनिश्चित हैं। ऐसा कौन कहता है? एक अर्थशास्त्री जो कि मतभेद करता है, उस पर तर्क देता है विपक्ष के तौर पर। अर्थशास्त्र के जो नियम एक समय विशेष के संबंध में बनाए जाते हैं परंतु दूसरी परिस्थितियों में लागू नहीं हो पाते, इस प्रकार आंकड़ों में अनिश्चितता बनी रहती है और अनिश्चितता के अभाव में इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक व्यवहार का सही सही माप संभव नहीं। लो, अभी तक तो ये बात हो रही है कि अगर इकोनॉमिक तरीके से किसी की जांच की जाएगी तो उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास उसका निकल करके आ जाएगा। लेकिन एक अर्थशास्त्री ऐसा भी जो ये कहता है, सुनो, आर्थिक व्यवहार का सही सही माप संभव ही नहीं है। कैसे? मुद्रा को आर्थिक क्रियाओं का मापन माना जाता है। ये माना जाता है कि जो धन है, जो मुद्रा है, वो जो आर्थिक इकोनॉमिक जो स्थितियां हैं, जो क्रियाएं हैं, जो कर्म होते हैं अर्थशास्त्र के, उनके मापन में उसकी प्रमुख भूमिका होती है, ये माना जाता है। परंतु मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। सही बात है यार, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहीं उधर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या पता इनडायरेक्ट एक्सपेंस 100 रुपए की आई तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50 रुपए से बढ़ गई, तो नेट प्रॉफिट तो 85 रुपया हुई। तो कहां से आप कह सकते हैं? मुद्रा तो परिवर्तित हो रहा है, परंतु मुद्रा के मूल में जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यह आर्थिक क्रियाओं का सही माप नहीं है। ऐसा कौन कहता है? एक अर्थशास्त्री। वो कहता है कि ऐसी स्थिति में वो क्रियाओं का सही माप नहीं है, अतः उचित तथा शुद्ध मापन के अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी अपने आप को विज्ञान कहलाने का दावेदार है, लेकिन उसमें परंतु लग जाता है। परंतु यह प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कम निश्चित विज्ञान है, परंतु इसे विज्ञान की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शायद पीपीटी में नहीं लिखी है, तो आप लोग इसको जो है समझ लीजिए।
जो लिखना चाहे लिख लीजिए। यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी अपने आप को विज्ञान कहलाने का दावेदार है, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कम निश्चित विज्ञान है, परंतु इसे विज्ञान की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। यह माना जा सकता है कि यह भी एक प्रकार का विज्ञान है। अब तथ्य ये आते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वास्तविक या आदर्श विज्ञान, इकोनॉमिक इज ए साइंस, और पॉजिटिव है और नॉर्मेटिव है। तो वास्तविक है या फिर वो आदर्श है, पॉजिटिव है या फिर वो क्या है, नॉर्मेटिव है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। इज इकोनॉमिक रियल साइंस और एन आइडियल साइंस। तो ये बताइए, ये रियल साइंस है कि आइडियल साइंस है? तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श का विज्ञान है? तो एक लाइन आती है कि वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये तो जान लें। हाँ, जो इंग्लिश वाले होंगे, मीडियम वाले तुरंत समझेंगे रियल साइंस और आइडियल साइंस। लेकिन हमें यह तो समझना जरूरी है कि वास्तविक या आदर्श विज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द रियल आइडियल साइंस। तो इकोनॉमिक करता क्या है? इकोनॉमिक चिट्ठा फाड़ देता है एक इंसान की, उसकी हिंदी वाले समझे कि औकात बता देता है, वो है इकोनॉमिक्स। उसके बिजनेस की जांच करता है, एक व्यक्ति की जांच करता है, उसके बिजनेस का जांच करता है, कंपनी का जांच करता है, और सारी स्थितियां उसके सामने चिट्ठा खोल करके रख देता है। ये लो भाई साहब, ये पेपर है, ये है तुम्हारी औकात। किसी भी समस्या को वास्तविक स्थिति का जो है वो क्या करता है, चित्रण कर देता है। तो वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है, आप कह सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो वास्तविक होता है। वास्तविक मतलब वास्तव में होता है, जो किसी समस्या की वास्तविक स्थिति का क्या करता है, उसका चित्रण करता है, परंतु यह समस्या के समाधान में कोई आदर्श या परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। अब एक व्यक्ति की अगर आपने इकोनॉमिक स्थिति जांची, तो ये थोड़ी है कि वो ये उसको वो ज्ञान बताने जाएगा कि तुम्हारा ये नुकसान है, तुम्हारा फायदा। बस वो एक स्थिति बता देगा कि ये तुम्हारा बिजनेस, ये तुम इस स्थिति में हो। तो साधन के लिए समस्या, अगर कोई समस्या है, तो समस्या अगर बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, कोई इकोनॉमिक स्थिति आई, बिजनेस माइनस में जा रहा है, तो समस्या है, एक समस्या है कि बिजनेस माइनस में जा रहा है। तो समस्या के समाधान के लिए कोई आदर्श या परामर्श नहीं प्रस्तुत करता है। कौन? वास्तविक विज्ञान या आदर्श का विज्ञान? दोनों एक ही चीज है, वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान। तथ्य साबित हो गया कि दोनों तो एक ही चीज है। तो क्या करता है, कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करता है, कोई परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। हाँ, अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि समस्या क्या है। हाँ, परंतु इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। जबकि आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो आर्थिक समस्या, जो उसमें क्रियाएं हुई हैं, उस क्रियाओं का क्या, क्रियाओं का लेखा जोखा, उसकी अच्छाई बुराई, इन सब के बारे में बताता है। तो विभिन्न समस्याओं के सुलझाने के आवश्यक सुझावों के साथ नैतिक निर्णय भी वो जो है वो देता है। पीपीटी की फोटो खींच लें एक बार, तब तक एक कॉल आ रहा है, जरा मैं उठा लूं। हाँ जी अंकल जी। हाँ, घर हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो कल सुबह मुलाकात करेंगे। हाँ, सुबह बात करेंगे। हाँ हाँ, बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे।
तो अंतर आपको कुछ नहीं है और बहुत है। अगर अंतर निकालेंगे तो बहुत है, नहीं निकालेंगे तो कुछ नहीं निकालेंगे। तो कहता है, क्या कहता है कि अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक विज्ञान है वह यह स्पष्ट करता है कि समस्या क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि समस्या का समाधान क्या है। उसके लिए आदर्श विज्ञान आता है, और आदर्श विज्ञान ये कहता है कि आर्थिक समस्या की जो क्रियाएं हैं उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उनके बारे में बताता है, और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक सुझाव को भी देता है, एक नैतिक निर्णय को भी देता है। तो ऐसे में एक मामला निकल करके आता है कि क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है? तो एक अपवाद इसमें आ जाता है, एक अपवाद इसमें जो है वो आ जाता है। इकोनॉमिक्स इज ओनली ए पॉजिटिव साइन एंड आर्गुमेंट। तो इसमें कुछ आर्गुमेंट आ जाते हैं, एक विवाद आ जाता है, हम उसको भी जो है वो देख लेते हैं। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों जैसे रिकार्डो जेबीजे, सीनियर मिल तथा केयरनीस आदि, ये नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये नाम है और कुछ भी नहीं है। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों जैसे रिकार्डो जेबीसे, सीनियर मिल, केयरनीस, इन लोगों ने अपना अपना मत दिया है और ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक विशुद्ध विज्ञान है, इसका आदर्श से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह केवल तथ्यों का ही अध्ययन करता है। ये इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, तथ्यों का सिर्फ जो है वो अध्ययन करता है, परंतु उन तथ्यों के उचित अनुचित या वांछनीय अवांछनीय पहलू पर अपना ध्यान व्यक्त नहीं करता है। वो ये नहीं बताता कि यह अनुचित है कि उचित है, क्या उसकी इच्छा क्या है या उसकी नहीं इच्छा क्या है, ऐसे पहलुओं पर वो जो ध्यान अपना जो है व्यक्त नहीं करता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें, यदि एक अर्थशास्त्री मजदूरी में वृद्धि होने से मूल्यों का उत्पादन पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण एवं अध्ययन कर सकता है, परंतु वह मजदूर वृद्धि के औचित्य पर विचार प्रकट नहीं कर सकता। इस संबंध में समर्थकों के विचार को दिए जा सकते हैं। क्या कि एक अर्थशास्त्री मजदूरी में वृद्धि होने से मूल्यों का उत्पादन पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण अध्ययन कर सकता है। कोई है, ये जो शब्द मैंने बोला है इसका अर्थ कोई है जो बता सकता है? अर्थ यही है कि उदाहरण के तौर पे यद्यपि एक अर्थशास्त्री मजदूरी में वृद्धि होने से मूल्यों पर उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण और अध्ययन करता है, बस इतनी लाइन का मुझे कोई अर्थ बता दे कि मैंने क्या कहना चाहा है। फिलहाल ये देखिए कि अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान संबंध नहीं, अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये केवल तथ्यों का अध्ययन करता है। कहाँ पे थे यार, हम तो आगे भाग गए क्या? अच्छा नहीं, तो वो क्या करता है, एक मजदूरी बढ़ी तो मजदूरी बढ़ने के कारण प्रोडक्ट का दाम भी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, वो इसका अध्ययन कर सकता है, लेकिन मजदूरी क्यों बढ़ाई गई, मजदूरी का वो अध्ययन नहीं कर सकता है। इसी पर कुछ आते हैं अर्थशास्त्री, वो भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें जेबिसे का कहना था कि जनता के प्रति हमारा कर्तव्य केवल यह बता देना कि अमुक घटना किस अन्य घटना का परिणाम है, केवल यह बता देना। कौन कहता है? जेबी से कहते हैं। जेबी से का कहना कि जनता के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं केवल यह बता देना कि जो घटना घटी है किसी अन्य घटना का ही परिणाम है, परंतु परामर्श के रूप में एक शब्द भी कहना हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर है। अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्री हैं, ये कहते हैं कि एक बिजनेस में जो घटना घटी है जिसके कारण लाभ या हानि हुआ है, वो क्यों हुई है, यानी वो लाभ हुआ है या घाटा हुआ है, वो घटना जो घटी है वो क्यों घटी है, इस घटना का परिणाम क्या हुआ है,
परंतु परामर्श के रूप में एक शब्द भी हमारा बता देना तो कर्तव्य है कि हम बता देंगे कि घटना क्यों घटी है, ये जो तुम्हारे बिजनेस में लॉस आया है ये क्यों लॉस आया है, ये हम बता देंगे। लेकिन अगर तुम परामर्श मांगोगे कि ये घटना घटी है तो बताओ इसको सही कैसे किया जाए या इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं ये हमारे क्षेत्र से बाहर आता है, ये हम नहीं बता सकते कि क्या करना है, तो उनके परिक्षेत्र से जो क्या होता है वो बाहर आता है। तो केयरनीस एक विचारधारा है, केयरनीस एक अर्थशास्त्री, उनकी विचारधारा है, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्री लक्ष्यों के प्रति उसी प्रकार तटस्थ रहता है जिस प्रकार रेलवे निर्माण योजनाओं के प्रति मिस्त्री तटस्थ रहता है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्री जो लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्यों के प्रति जो है वो क्या रहता है, उसी प्रकार तटस्थ रहता है जिस प्रकार रेलवे पटरी के निर्माण में लगाया हुआ एक मिस्त्री निर्माण कर रहा होता है, वो तटस्थ रहता है। हाँ, लेकिन यह विचारधारा मार्शल युग तक अपना दम तोड़ चुकी थी, इस प्रकार की सोच जो है उसको जो है वो तोड़ चुकी थी, आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई तथ्य ही नहीं रह गया था। हाँ, लेकिन 1932 में एक चर्चा हो गई और 1932 में जो चर्चा हुई उसमें एक अर्थशास्त्री रॉबिन्स, और अगर आप लोगों ने याद दिलाया हो तो ये वही रॉबिन्स हैं जो हमको हिस्ट्री में मिले थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये वही रॉबिन्स हैं। तो रॉबिन्स ने इस विवाद को फिर से उखाड़ दिया और इसको हवा दे दी, यानी भड़का दिया। रॉबिन्स आज इस विचारधारा के अग्रणी माने जाते हैं, उनको आज इस के लिए उनको सबसे आगे, उनको प्रथम स्थान दिया जाता है। जो कैसे माने जाते हैं, जो अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं उनका मत की अर्थशास्त्र का संबंध साधनों की व्याख्या करना है और उद्देश्यों का अध्ययन करना है। हमें शो नहीं हो रहा है पेज, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। तो अर्थशास्त्री का कार्य जो है अनुसंधान एक व्याख्या करना है, ना कि समर्थन अथवा उसका निंदा करना है। एक बिजनेस को एक अर्थशास्त्री क्या कर सकता है, उसकी जांच परख कर सकता है, लेकिन उसकी निंदा करने का उसको अधिकार जो है वो नहीं होता है। अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान और व्याख्या करना कि समर्थन अथवा उसका निंदा करना नहीं, वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है। और रॉबिन्स ने इस संबंध में यह स्पष्ट कहा कि अर्थशास्त्री का काम केवल खोज तथा व्याख्या करना है, समर्थन या निंदा करना उसका कार्य नहीं। तो लिख लीजिएगा कहीं पे कि रॉबिन्स ने क्या कहा था। तो रॉबिन्स ने कहा था कि एक अर्थशास्त्री का काम केवल खोज करना तथा व्याख्या करना होता है, उसका काम ये नहीं होता है कि उस समर्थन करे और उसका निंदा करे, समर्थन सहयोग करे या फिर उसको समर्थन दे या फिर उसकी निंदा करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसका बस एक सेल्फिश की भांति उसका कार्य होता है कि खोज को बता देना, उसकी व्याख्या कर देना। रॉबिन्स इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से जोड़ा जाए। बीच में ये बात आई थी ना कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य का कल्याण करता है, तो रॉबिन्स इस तर्क से सहमत नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका कारण यह है कि कल्याण का नैतिक पहलू होता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है वो नीति शास्त्र से काफी दूर वाली वस्तु है, उसे हम कल्याण से नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो नैतिक पहलू को दर्शाता है, जबकि अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से काफी दूर की वस्तु है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि रॉबिन्स आज इस विचारधारा के अग्रणी माने जाते हैं जो अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये पीपीटी का फोटो खींच लीजिए, ये छांट करके आप लोगों को लिखा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो रॉबिन्स इस विचारधारा के अग्रणी माने जाते हैं जो अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि अर्थशास्त्र का संबंध साधनों की व्याख्या करना है, उद्देश्यों का अध्ययन उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है,
ना कि समर्थन अथवा निंदा करना। वह लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहता है। रॉबिन्स ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया कि अर्थशास्त्री का काम केवल खोज तथा व्याख्या करना है, समर्थन या निंदा करना नहीं। रॉबिन्स इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से जोड़ा जाए। इसका कारण यह कि कल्याण नैतिक पहलू होता है, जबकि अर्थशास्त्र नीति शास्त्र से काफी दूर है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने समर्थन में कुछ निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से जो है वो समझाया जा सकता है। तो तर्क नंबर 1, आदर्शात्मक पहलू का अर्थशास्त्र के विकास में बाधक होना। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना जाए तो इससे अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थवान को प्रगति, कुछ यहां पे थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अर्थविवान आप कह सकते हैं, अर्थविवान की प्रगति जो है वो क्या होगी? वो मंद पड़ जाएगी, क्योंकि यह केवल क्या के पक्ष पर ध्यान देता है। क्या, यहां पे शब्द पकड़िएगा, क्या के पक्ष पर ध्यान देता है। क्या 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 क्या, तो क्या 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 क्या, तो क्या, तो अर्थशास्त्र कहता है जो क्या तुम पूछते हो मैं उसका जवाब देता हूं। तो अर्थशास्त्र, अभी और थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, क्योंकि यह केवल क्या के पक्ष पर ध्यान देता है, क्या होना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। आप लोग समझे कि नहीं समझे? देखिए, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, ये मेरा सवाल सही हो सकता है अर्थशास्त्र के मुताबिक, या मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, ये भी अर्थशास्त्र का एक जो है वो वास्तविक अर्थशास्त्र है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपकी क्लास क्यों नहीं अच्छी चल रही है। तो क्यों को सपोर्ट नहीं करता है, क्या को सपोर्ट करता है? कौन? वास्तविक विज्ञान। इससे अर्थशास्त्री उलझ कर रह जाएंगे कि अर्थशास्त्र का विकास जो है वो रुक जाएगा। तो यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना जाए तो इससे अर्थविज्ञान की प्रगति मंद पड़ जाएगी, क्योंकि यह केवल क्या के पक्ष पर ध्यान देता है, क्या होना चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। उसका काम है जांच पड़ताल करना, उसका काम ये नहीं है कि ये बताना कि क्यों ऐसा हो गया। इससे अर्थशास्त्री जो है उलझ कर रह जाएंगे और अर्थशास्त्र का विकास जो है वो रुक जाएगा। ऐसा कुछ आदर्श के अंतर्गत आने वाले जो पहलू हैं उनके अर्थशास्त्र के विकास में बाधक होने का तात्पर्य इससे निकलता है। तो अर्थशास्त्र का आधार तर्क का कमजोर होना हो सकता है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बनाने का कोई भी प्रयास उससे तार्किक आधार को कमजोर बना देता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है तथा अन्य विज्ञानों की भांति इसका आधार भी तर्कशास्त्र है। तर्क की सहायता से कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान तभी मजबूत हो सकता है जबकि उसे आदर्शों से अलग रखा जाए। ये सब भाइयों थोड़ा रट्टू विद्या है, थोड़ा रटना पड़ेगा। ये सब परिभाषाएं हैं ना, तो परिभाषाएं हमेशा रटना ही यार पड़ता है, समझना और रटना दोनों पड़ता है। बस ऐसे आप समझिए, किसने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा, जेविसे ने क्या कहा, केरनीस ने क्या कहा, तो इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा जो है हाँ चाहिए। तो भ्रम उत्पन्न होने का भय, फियर ऑफ कंफ्यूजन। कैसे? तो रॉबिन्स का कहना है कि वास्तविक विज्ञान यानी वस्तु की स्थिति क्या है तथा आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए। तो अंतर देखिए, रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान का मतलब कि वस्तु की स्थिति क्या है, ये च्यवनप्राश मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसकी स्थिति क्या है, किस पोजीशन पर है च्यवनप्राश। और आदर्श विज्ञान ये कि क्या होना चाहिए था इसके उत्पादन में।
तो वास्तविक विज्ञान का तात्पर्य वस्तु की स्थिति क्या है और आदर्श विज्ञान का तात्पर्य कि क्या होना चाहिए। ये दोनों प्रकार के विश्लेषण एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। यदि इन दोनों प्रकार के अध्ययनों का एक साथ मिला दिया जाए तो इससे अर्थशास्त्रियों के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। ये दो चीज, वो कहते हैं कि ये दो चीजें अलग हैं भाई। एक प्रोडक्ट की वास्तविक विज्ञान यानी एक प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, वो बनकर तैयार हुआ तो उसमें उसकी स्थिति क्या रही, क्या लागत हुई, क्या नुकसान हुए, क्या फायदे हुए, ये सारी गणना की जा सकती है वास्तविक विज्ञान। लेकिन वो कहते हैं कि इसके निर्माण में क्या होना चाहिए था, नुकसान हुआ तो क्या होना चाहिए था कि नहीं होता, फायदा हुआ तो ऐसा क्या होता कि और फायदा होता। ये सब काम जो है भिन्न है, अलग है। ये अलग डिपार्टमेंट है और वो अलग डिपार्टमेंट है। अगर इन दोनों को एक कर दिया जाएगा, विज्ञान मानते हुए वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों को एक कर दिया जाएगा तो अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत मतभेद पैदा हो जाएगा। वो इसको समझ नहीं पाएंगे, इसमें उलझ करके रह जाएंगे। इसलिए इन दोनों बातों को अलग रखिए कि अर्थशास्त्र किसी वस्तु को क्या है, कैसे है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि कैसे है ये आदर्श है और क्या है ये वास्तविक है। तो आर्थिक विश्लेषण में श्रम विभाजन का तर्क। श्रम विभाजन क्या है? लॉजिक ऑफ डिवीजन ऑफ द लेबर इन इकोनॉमिक एनालिसिस। अरे भैया, श्रम विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बड़ा विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे कि मजदूरी, लेबर, इकोनॉमिक स्थिति एनालिसिस। सोचिए सोचिए, एक वस्तु के निर्माण में कितने आदमी, डाबर कंपनी चली कितने आदमी, नाइसिल पाउडर ग्लूकोन-डी कंप्लान कितने आदमी, कैडबरी चॉकलेट कितने आदमी, हमारी बंडी और पता नहीं क्या क्या कितने आदमी, तो जींस का पैंट कितने आदमी। कंपनियां चलती हैं तो उसमें मजदूर लगते हैं ना। तो लेबर ऑफ इकोनॉमिक, द लॉजिक ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो कहते हैं कि अर्थशास्त्री का अपना ध्यान वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखना चाहिए। जो एक अर्थशास्त्री है उसका काम यह होता है कि वह अपना ध्यान वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखे। यानी क्या, वह सिर्फ यहीं तक उसका ध्यान रखे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। संबंधित निर्णय नीति शास्त्रियों के राजनीतिज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। उनका बस ये ध्यान होना चाहिए कि ये इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये बनके तैयार हो गया तो ये है कैसा। ये नहीं उनका ध्यान होना चाहिए अर्थशास्त्री का कि ये बना कैसे, ये नहीं बनता तो और कैसे बनता। कैसे वाला शब्द पे उसका विचार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों से अर्थशास्त्री को जो है वो दूर रहना चाहिए। इस प्रकार श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के फलस्वरूप अर्थशास्त्री अपना कार्य अधिक कुशलता से पूर्वक जो है वो कर सकता है। अर्थशास्त्र लक्ष्यों के प्रति तटस्थ। अर्थशास्त्र लक्ष्यों के प्रति, आप लोग ने ये, मैं दिखा तो रहा हूं लेक्चर, लेकिन ये है कि आप लोग भाई जिसके पास किताब है कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो फोटो खींच लेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब जो है। तो आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में होता है सिद्धांत, फॉर्मुलेशन मतलब होता है फॉर्मुलेशन करना, निर्माण करना, फाउंडेशन बनाना। फाउंडेशन से ही शब्द निकला फॉर्मुलेशन। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान नहीं, सॉरी, अर्थशास्त्र सीमित साध्यों पर सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव से संबंध मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र असीमित साध्य तथा सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव से संबंध मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण करता है। मानवीय क्रियाएं मतलब क्या होता है, मनुष्य जो काम धाम करता है उससे रिलेटेड। अर्थशास्त्र औचित्य एवं अनौचित्य, अच्छा एवं बुरा का अध्ययन नहीं करता है। अर्थशास्त्र केवल यह अध्ययन करता है कि साध्य क्या है, साध्य क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन नहीं करता। वो कहता है साध्य क्या है, क्या होने चाहिए, ये अध्ययन नहीं करता। वो कहता है मशीनें इतनी हैं
वो ये नहीं कहते 10 मशीनें मिलकर के जूते का निर्माण कर रही हैं तो 11 होनी चाहिए, नहीं, वो ये काम नहीं, 10 पे ही वो बात करेगी। कितनी होनी चाहिए, ये आदर्श विज्ञान के अंतर्गत बात आ जाती है। अर्थशास्त्रियों के गलत निर्णय देने की संभावना, तो अर्थशास्त्र विषय के वास्तविक तथा आदर्शात्मक पक्ष को मिला देने पर अर्थशास्त्री एक धर्म संकट की स्थिति में फंस सकते हैं। वास्तविक और आदर्शात्मक दोनों पक्षों को अगर एक में मिला दिया जाए तो अर्थशास्त्री एक संकट में फंस सकते हैं। जब कभी अर्थशास्त्रियों द्वारा किसी समस्या का विश्लेषण किया जाता है तो आशा की जाती है कि वे अपना मत पक्ष विपक्ष गुण तथा अवगुण दोनों पर अपने विचार व्यक्त करें, परंतु यदि अर्थशास्त्री तटस्थ रहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे विषय पर सहमत हैं, परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं। इससे अर्थशास्त्रियों के प्रति एक गलत भ्रम उत्पन्न होने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहेगी। तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, ये क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने मत से जरा सा समझिए कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान क्या होना चाहिए? व्हाट अबाउट टू बी का अध्ययन किया जाता है। आदर्श विज्ञान वह है जो आदर्श क्रियाओं की अच्छाई बुराई अर्थात औचित्य के बारे में बताता है, विभिन्न समस्याओं के सुलझाने के अवश्य सुझावों के नैतिक विचार का मत भी जो है वो देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक आदर्श विज्ञान भी है, शास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, इसको जो है कल पढ़ाया जाएगा और कल इस दूसरे चैप्टर का आखिरी दिन होगा, क्योंकि कल के बाद हम लोगों का जो होगा, अब हम लोग अपनी मैथ की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र का विधि शास्त्र से क्या संबंध है।